हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास जो है अपनी प्लेटेहेलमिन्थेज के ऊपर है, जो कि प्लेटेहेलमिन्थेज जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट हमने किया था, नया संघ, उसकी सेकंड क्लास जो है ये है। फर्स्ट क्लास में अपन ने प्लेटेहेलमिन्थेज के क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था और प्लेटेहेलमिन्थेज के जो है मेन कैरेक्टर्स अपन ने कंप्लीट कर लिए थे, अर्थात प्लेटेहेलमिन्थेज के बारे में अपन ने बेसिक कंप्लीट कर लिया था और इसके जो लक्षण हैं उनके बारे में अपन ने जो है कंप्लीट कर लिया था। अब अपन बात करेंगे कि प्लेटेहेलमिन्थेज के आर्थिक नुकसान क्या हैं, क्योंकि प्लेटेहेलमिन्थेज एक ऐसा संघ है जिसका कोई लाभ तो नहीं है, परंतु इसके नुकसान अपने पास काफ़ी भर के हैं, जिनको आज अपन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको मैंने लिखा है संघ प्लेटेहेलमिन्थेज का आर्थिक महत्व। ठीक है, अपन देख रहे हैं आर्थिक महत्व क्या क्या होते हैं इनके। ठीक है, अब देखिए आर्थिक महत्व में इनका जो है क्या होता है कि रोग कारक दृष्टि से ही महत्व है। इनका क्या है, रोग कारक दृष्टि से ही महत्व है। अपन जो पढ़ रहे हैं रोग कारक दृष्टि से ही महत्व देखेंगे। ठीक है, हालांकि देखो इनका महत्व हानिकारक हमारे लिए है, मानव जीवन के लिए, क्योंकि ये जो है हमारी आंतों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? आंतों में पाए जाते हैं और फिर वहाँ से जो है ये डिजीज़ उत्पन्न करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब वो डिजीज़ कौन कौन से उत्पन्न करते हैं, कौन कौन से जीव हैं प्लेटेहेलमिन्थेज के जो उस डिजीज़ को उत्पन्न करते हैं, और वो डिजीज़ कौन सी है और वो अंग कौन सा है जिसे ये प्रभावित करते हैं, ये सब कुछ आज अपन इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अपन ने कल देखा था प्लेटेहेलमिन्थेज क्या होते हैं, चपटे कृमि होते हैं। क्या होते हैं? चपटे कृमि होते हैं। प्लेटेहेलमिन्थेज क्या होते हैं? चपटे कृमि होते हैं। और जो इनकी डोर्सल और वेंट्रल सतह होती है, अब डोर्सल सतह का मतलब समझो, जो ऊपरी सतह होती है उसे डोर्सल कहते हैं और निचली सतह होती है उसे वेंट्रल कहते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल पास पास जो होती है, जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, अपने आसपास पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं उनको आप देख सकते हो इनके एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, बिल्कुल चपटे होते हैं। अब ये चपटे कृमि होते हैं तो परजीवी जो हैं ये अंतःपरजीवी होते हैं और स्वतंत्र जीवी भी होते हैं, परंतु अधिकांश प्लेटेहेलमिन्थेज कैसे होते हैं? अंतःपरजीवी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा मैंने कि नाम परजीवी जंतु, अर्थात जो परजीवी जंतु है जो प्लेटेहेलमिन्थेज का सदस्य है, जो हमें हानि पहुँचा रहा है, हमारे डिजीज़ उत्पन्न कर रहा है, बीमारियाँ उत्पन्न कर रहा है, उनके बारे में जो है उनका नाम यहाँ पर अपन लिखेंगे। यहाँ पर फिर मैंने लिखा है परपोषी में संक्रमित स्थान, अर्थात परपोषी का मतलब देखो यहाँ पर शब्द आया है परपोषी। अब इसको समझना थोड़ा सा। परपोषी का मतलब होता है कि पोषण के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं, ये विषमपोषी अर्थात परपोषी होते हैं। तो ये जो जीव हैं, ये जो सदस्य हैं प्लेटेहेलमिन्थेज के, ये परपोषी की तरह होते हैं। और परपोषी के रूप में कौन होता है? अपन। इनके लिए अपन परपोषी हैं, क्योंकि ये अपनी आंतों में प्रवेश करते हैं, वहाँ से जो है ये इनको भोजन प्राप्त होता है और वहाँ पर इनका जीवन सक्षम है, तो अपन क्या हो गए? परपोषी। तो परपोषी में संक्रमित स्थान, या फिर इसको मैं लिख दूँ कि जीव जंतुओं में संक्रमित स्थान लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे मैंने लिखा है रोग का नाम, अर्थात ये जो सदस्य हैं प्लेटेहेलमिन्थेज के परजीवी हैं, इनसे जो संक्रमित स्थान यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद में रोग का नाम, इनसे जो रोग उत्पन्न होगा, जो डिजीज़ अपने शरीर में पैदा होगी, उसे मैं यहाँ पर लिखूँगा रोग का नाम। और नेक्स्ट है परपोषिता, कि ये कहाँ पर जो है किस पर पाए जाते हैं। तो ये तो कन्फर्मली है कि
द्विपरपोषी होते हैं और भेड़ एवं घोंघा के अंदर जो है ये देखने को मिलते हैं, परपोषिता होते हैं, द्विपरपोषी होते हैं। अब देखो ये जीव अपन बात करें ये परजीव है, ठीक है, ये क्या है, परजीवी है प्लेटेहेलमिन्थेस का, जिसका नाम है फैसियोला हिपेटिका, जिसे अपन बोल सकते हैं पर्णाभकृमि। इसका दूसरा नाम क्या हो गया, पर्णाभकृमि। अब एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि एक पर्णाभकृमि का नाम लिखिए, तो आपको क्या वो घुमा के दे देता है और आपको लिखना है पर्णाभकृमि का नाम फैसियोला हिपेटिका, ठीक है। अब ये जो परजीवी है प्लेटेहेलमिन्थेस का फैसियोला हिपेटिका, ये अपने शरीर के अंदर तो नहीं पाया जाता, लेकिन ये क्या होता है, भेड़ की पित्त नली में जो है संक्रमित करता है, भेड़ की पित्त नली को जो है क्या करता है, संक्रमित करता है, और अपने जो दुष्प्रभाव ये कहीं भी दिखा नहीं सकता, ओनली फॉर ये भेड़ की पित्त नली में अपने दुष्प्रभाव दिखा सकता है। अर्थात मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि ये जो परजीवी है ये सिर्फ और सिर्फ भेड़ की जो पित्त नली होती है, पित्ताशय के बाद में जो पित्त नली होती है उसमें ही ये संक्रमित होते हैं और उसमें ही ये जीवित रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ रोग का नाम। अब ये भेड़ की पित्त नली में पाए जाते हैं, तो ये भेड़ के अंदर ही जो है ये रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, ये रोग उत्पन्न करता है। अतिसार, संग्रहणी और इओसिनोलिया, अतिसार, संग्रहणी और इओसिनोलिया नामक जो है रोग ये उत्पन्न करता है। कौन सा परजीवी, पर्णाभकृमि परजीवी जो है भेड़ की पित्त नली में पाया जाता है, और रोग कौन सा उत्पन्न करता है, अतिसार, संग्रहणी और इओसिनोलिया नामक रोग जो है उत्पन्न करता है। अब इसका मैं ट्रीटमेंट भी आपको बताऊं। ट्रीटमेंट इसका आपको क्या देना है, जैसे कि आपके सिलेबस में तो नहीं है कि इन रोगों का ट्रीटमेंट, परंतु मैं तुमको बेसिक सा बता देता हूँ। देखो एक तो जैसे कि CPM, एक OTC, ये इंजेक्शन इनके लगते हैं, और CPM लगेगा IM, OTC लगेगा IM। IM का मतलब मैंने पिछली क्लास में बताया था, इंट्रामसल्स होता है, ठीक है, क्या होता है, इंट्रामसल्स होता है। और OTC का मतलब होता है ऑक्साटेट्रासाइक्लिन नामक इंजेक्शन होता है, और CPM इंजेक्शन होता है, और एक एविल इंजेक्शन लगा देते हैं। कौन सा, एविल इंजेक्शन लगा देते हैं। इस तरीके से 3-4 इंजेक्शन इनके लगते हैं और इसका ट्रीटमेंट भी आराम से हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें परपोषिता, द्विपरपोषी भेड़ एवं घोंघा के अंदर जो है ये परजीवी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं दूसरा परजीवी जो है यहाँ पर लिखा हुआ है फैसियोलोप्सिस बुस्की। क्या, फैसियोलोप्सिस बुस्की अर्थात आंत्रकृमि। अगर किसी स्टूडेंट को ये याद नहीं रहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि संघ प्लेटेहेलमिन्थेस के रोग कारक प्रभाव बताइए, तो आपको जो है अगर आप वहाँ पर लिख देते हो आंत्रकृमि, फुसफुसकृमि, रुधिरकृमि और उदस्यकृमि, और अगर 1-2 के आप अगर नाम याद कर पाते हो, फैसियोला हिपेटिका, फैसियोलोप्सिस, फैसियोला बुस्की, पैरागोनिमस, वेस्टरमोनी, ये अगर 3-4 आप याद कर लेते हो तो आपका एग्जामिनर पूरे में से पूरे नंबर दे देता है, दिक्कत वाली बात आपके नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा फैसियोलोप्सिस बुस्की, ठीक है। थोड़े नाम जो है ये अपने मन में तो आ जाते हैं परंतु इनको थोड़ा पढ़ने में कंफ्यूजिंग हो जाती है, देख लेना। नेक्स्ट है ये जो परपोषी में संक्रमित स्थान होगा इनका, वो क्या होगा, मनुष्य व सुअर की आहार नाल। अर्थात ये जो परपोषी में संक्रमित स्थान होगा, अर्थात जो ये परजीवी हैं ये कहाँ पर पाए जाएंगे,
कहाँ पर पाए जाएंगे? मनुष्य व सूअर की आहार नाल में पाए जाएंगे। और संक्रमित भी कहीं कहाँ करेंगे? यहीं पे करेंगे। कहाँ पे करेंगे? यहीं पे करेंगे संक्रमित भी। ठीक है, कौन से अंग को संक्रमित कर रहे हैं ये परजीवी? मनुष्य व सूअर की आहार नाल को संक्रमित कर रहे हैं। अब इनसे होने वाले रोग का नाम अपन बात करें तो आंत्र में रक्त स्त्राव, आंतों के अंदर खून बहने लगता है, पेट दर्द होने लगता है, उल्टी आने लगती है और अतिसार हो जाता है। ठीक है, आंत्र में रक्त स्त्राव, पेट दर्द, उल्टी आना और अतिसार जो है नामक रोग, इनके कारण जो है मनुष्य और सूअर में देखने को मिलते हैं। आंत्रकृमि क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आंतों के अंदर ही इफेक्ट डाल रहे हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट, ये जो है परपोषित होते हैं मनुष्य एवं घोंघा में और द्विपरपोषी होते हैं। ठीक है, द्विपरपोषी होते हैं मनुष्य एवं घोंघा के अंदर। देखिए नेक्स्ट मैं बात करूँ, तीसरा आपके मैंने लिखा पैरागोनिमस वेस्टरमोनी। पैरागोनिमस वेस्टरमोनी जिसको बोल सकते हैं फुसफुसकृमि। फुसफुसकृमि क्यों बोलेंगे? क्योंकि मनुष्य के फेफड़ों में, क्या मनुष्य के फेफड़ों में ये जो है संक्रमण करता है या मनुष्य के फेफड़ों को ये संक्रमित करते हैं। कौन से परजीवी? पैरागोनिमस वेस्टरमोनी नामक परजीवी जो कि एस्केहेलमिन्थेस के सदस्य हैं, ये मनुष्य के फेफड़ों को संक्रमित करते हैं। और इससे जो रोग होता है वो क्या होता है? ये बेसिक है। देखो फेफड़ों में अगर किसी प्रकार की डिजीज़ होती है तो एक तो खांसी होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, बेचैनी होगी और बलगम, अर्थात खांसी अगर आएगी तो उसके साथ में बलगम भी आएगा। ठीक है, ये है इनके साथ। और रक्त भी आता है, बलगम के साथ में रक्त भी आएगा। देखो ज्वर मतलब कि अपन को फीवर भी होगा। क्या होगा? फीवर भी होगा। अगर किसी इंसान के पैरागोनिमस वेस्टरमोनी नामक परजीवी मनुष्य के फेफड़ों के अंदर पहुंच जाए तो उसके ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट ये भी द्विपरपोषी होता है, घोंघा तथा केकड़ा के अंदर जो है पाया जाता है। ठीक, द्विपरपोषी होता है, घोंघा तथा केकड़ा में होता है। नेक्स्ट मैं बात करूं 4 नंबर पे आपके मैंने लिखा शिस्टोसोमा मैंसोनिया। शिस्टोसोमा मैंसोनिया रुधिरकृमि ये होते हैं। कैसे होते हैं? रुधिरकृमि होते हैं, शिस्टोसोमा मैंसोनिया। अब ये जो शिस्टोसोमा मैंसोनिया है ये मानव रुधिर, मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में पाए जाते हैं। अर्थात अपने जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, उनके अंदर जो है ये परजीवी पाए जाते हैं, शिस्टोसोमा मैंसोनिया। मनुष्य की रुधिर वाहिनियों के अंदर ये पाए जाते हैं। अब ये मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में पाए जाएंगे तो कन्फर्म सा है कि यकृत शोथ होगा। अब आप कहोगे कि सर मनुष्य की रुधिर वाहिनियों में पाए जाएंगे तो यकृत शोथ क्यों होगा? देखो भाई, अपने शरीर के अंदर अगर तुम कोई भी जो है ट्रीटमेंट लेते हो, दवा लेते हो, तो सबसे पहले वो दवा जो है आपके यकृत में जाती है और वहाँ पे उसको यकृत जी जो हैं देखते हैं कि भाई ये काम की तो है ना। अगर वो काम की होती है तो फिर यकृत से वो ट्रांसफ़र की जाती है हार्ट की ओर, और हार्ट से फिर वो जिस जगह पर उस दवा की ज़रूरत होती है वहाँ पर भेजा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर मान लो ये जो शिस्टोसोमा मैंसोनिया नामक परजीवी है ये मनुष्य के रुधिर में पाया जा रहा है तो रुधिर के माध्यम से यकृत तक पहुंचेगा और यकृत जो है इसको क्या करता है, यहीं तक सीमित कर लेता है, बोलता है कि तू मेरे ऊपर इफेक्ट डाल, बाकी शरीर के अंगों तक नहीं पहुंचने देता है। इस वजह से यकृत शोथ हो जाता है और जिसे कहते हैं शिस्टोसोमियासिस नामक रोग। और
यकृत यदि शोध होता है तो अतिसार भी होगा और बाहर में क्या है, कमी भी इंसान के आएगी, क्योंकि ब्लड का प्यूरिफिकेशन सही ढंग से नहीं होगा और इस वजह से जो है बाहर में भी कमी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट द्विपर्पोषी होता है ये परजीवी भी, मनुष्य तथा घोंघा। नेक्स्ट मैं बात करूं 5 नंबर पे जो है यहाँ पर टीनिया सोलियम या सुअर का मांस। टीनिया सोलियम या सुअर का मांस जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टीनिया सोलियम या सुअर का मांस अर्थात फीताकृमि, जो कि मनुष्य की छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। कहाँ पे? छोटी आंत के अंदर पाया जाता है। और अगर ये छोटी आंत में रहेगा तो संक्रमित भी किसे करेगा? छोटी आंत को जो है संक्रमित करता है। अब छोटी आंत से संबंधित प्रॉब्लम है तो भाई पेट दर्द होगा, रक्ताल्पता होगी, अतिसार होगा, बेचैनी होगी और इयोसिनता नामक रोग होगा। ठीक है, और अपन जो है इनके सिम्टम्स को पहचान कर, ठीक है, इनके सिम्टम्स को पहचान कर पता लगा सकते हैं कि कौन सा परजीवी मनुष्य के कौन से अंग को जो है संक्रमित कर रहा है। ये अपन कैसे पता लगाएंगे? मान लो कोई इंसान है, जैसे कि मान लो मैं खुद हूँ, मेरे प्रॉब्लम हो रही है ये आंत्र में रक्तस्राव हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है और अतिसार की प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं मेरा डाउट जाएगा कि कौन से परजीवी के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। ये कोई ना कोई आंत्रकृमि परजीवी है। अब ये नहीं है कि भाई यही है, फैसियालोसिस नामक जो है बुस्की यही परजीवी है, पर है कोई परजीवी जो कि आंत्रकृमि है जो इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, और फिर परजीवी को नष्ट करने के लिए अपन ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसमें अपने गोली आती है पेनिसिलिन वगैरह की, वो कुछ दे देते हैं। ठीक है, जो कि परजीवियों को नष्ट करने के लिए काम में आती है। ठीक, अब देखो नेक्स्ट मैं बात करूं, यहाँ पर मनुष्य की छोटी आंत के अंदर जो है ये इफेक्ट डाल रहा है, तो अब थोड़ा सा दिमाग आपके ये नहीं आया कि सर ये एस्के एलेमेंथीज के जो जीव होते हैं ये अपने अंदर प्रवेश कैसे करते हैं। अब देखो आप हैं साइंस के स्टूडेंट, तो थोड़ा जो है अपने डेकोरम के अनुसार रहा करो, क्योंकि देखो भाई आर्ट्स का स्टूडेंट है उसे तो पता ही नहीं कि भाई ये उल्टी आ रही है, अतिसार हो रहा है, आंत्र में रक्तस्राव हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, पर आपको तो पता है। इस वजह से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को शुद्ध रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने जन्मदिन पर एक पौधा ज़रूर लगाएं। ये करते हो ना चौंचले फालतू के केक काटने का, और आजकल तो वो ट्रेंड और चल रहा है कि जैसे वो मंगा लेते हैं थार बुलाई भाई, और एक ले लेते हैं तलवार और फिर केक काटते हैं उसके आगे बोनट पे बैठ के, और पापा जी जो हैं उनके खेती में काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं आज की दुनिया में जो अपने जो है परिवार की तरफ नहीं देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो अपन को पढ़ा रहे हैं, और बस ये फालतू के जो है काम वो करते हैं, परंतु वो क्या है अच्छा नहीं है। तो बर्थडे पे एक केक काटने से बढ़िया एक पौधा ज़रूर लगाना। एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते अपने एनवायरनमेंट को शुद्ध रखें। अब एनवायरनमेंट से मैं यहाँ पर आऊँ तो ये जो परजीवी होते हैं ये किसी माध्यम से अपने शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। अब जैसे कि अगर अपन सूअर का मांस जो है खाते हैं, हालांकि बच्चे आजकल शाकाहारी ज़्यादातर हैं, परंतु कई लोग जो है क्या करते हैं मांस का सेवन करते हैं। अब वो जो मांस खाते हैं अपन, ठीक है, अब उसके अंदर वो कृमि उपस्थित होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो सूअर का मांस आजकल बड़े तौर पर जो है खाया जाता है,
अब सूअर का मांस अगर कोई इंसान खाता है और उसकी आंतों में ऑलरेडी कौन सा कृमि है, आंत्रकृमि है, फैसियालोप्सिस बुस्की नामक जो है परजीवी आंतों के अंदर आहार नाल में रहेगा। अब ये जो मांस अगर कोई इंसान खाएगा तो ये परजीवी क्या हो जाएगा, उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, मनुष्य के अंदर भी ये चला जाएगा। तो ये फालतू की चीज़ों को खाने से तो बचें। और सबसे बड़ा आज के यूथ में जो ये खाते हो ना आप, छोले भटूरे, बर्गर, डोसा, इनको बंद कर दीजिए। अगर इनको बंद कर दोगे तो ज़िंदगी भर जो है सुखी रहोगे, वरना आप खा लो 5 या 6 साल, मैक्सिमम 10 साल तक आप खा लो ये बर्गर, फास्ट फूडों का सेवन कर लो, लेकिन 10 साल बाद में आपको इनका पता चल जाएगा, इनका दुष्प्रभाव आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस वजह से देखो, अब आप तो समझते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि साइंस का स्टूडेंट जो होता है वो अगर साइंस पढ़ता है तो उसके एक बात तो समझ में आ जाती है कि अपन को रहना कैसे है, अपन को कौन से भोजन का सेवन करना है। क्योंकि 6 क्लास से आपको पढ़ाया जाता है संतुलित भोजन से हमें क्या बेनिफिट हैं और असंतुलित भोजन से हमें क्या हानिकारक है। तो इस वजह से आपको थोड़ा बहुत, ये नहीं कहता कि पूर्ण तरीके से साइंस को अपने जीवन में उतारो, बट अपने रहने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करो और ये फास्ट फूडों का जो है सेवन छोड़ दो, ठीक है। बाकी जिसको खाना है वो तो खाएगा। और आजकल तो लड़कियों में तो ट्रेंड है भाई ये पानी पूरी का, तो इस वजह से थोड़ा कम कर दीजिएगा, खाते हो तो कम कर देना, ठीक है। इन सब जो अपन ये फास्ट फूड खाते हैं, जो ये अड़ंग भड़ंग चीज़ें जो कि अभी जो एक दोस्त आया कि चले यार ड्यू पिला दे, तो आ जा ड्यू पी ली। दूसरा आएगा चले यार चाय पियाते हैं, चाय पी ली। अब वहाँ पर एक ठंडा पिया, उसके जस्ट बाद में अपन ने गर्म पिया, तो अपने तो कुछ नहीं हो रहा, स्वाद लेने पर जो आंतरिक क्रियाएं हैं शरीर की वो गड़बड़ा रही हैं वहाँ पे। फास्ट फूड खाते हो तुम, बर्गर खा लिया, पानी पूरी खा ली, ये छोले भटूरे खा लिए, अब कहीं के तो मुंह में पानी आ रहा होगा, बट मुंह में पानी मत लाओ, यहीं पे आ जाओ। देखो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब है नेक्स्ट एवं लास्ट जो कि है इकाइनोकोकस। इकाइनोकोकस जो है उदाशय कृमि होता है और ये एकमात्र ऐसा परजीवी है जो कि एनिमल्स के अंदर विस्तृत रूप में बीमारियां पैदा करता है। हालांकि एनिमल्स में अपन को ये भी देखने को मिला था फैसियोला हिपेटिका, परंतु ये ओनली फॉर भेड़ में ही जो है संक्रमण कर रहा था। बट ये जो है इकाइनोकोकस जिसको उदाशय कृमि बोलते हैं, ये कुत्ता, लोमड़ी, बिल्ली, अब इसको बिल्ली देख लो, बिल्ली की छोटी आंत में जो है संक्रमण करता है, इनके ऊपर जो है ये इफ़ेक्ट डालता है, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, लक्षण क्या रहेंगे रोगकारक की दृष्टि से, वो देखिए इनमें ऊतक जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, उनमें सूजन आ जाता है और अतिसार की प्रॉब्लम होती है, उल्टी होता है और उदर पीड़ा होती है। अब उदर पीड़ा तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना आपको, उदर पीड़ा का मतलब होता है पेट दर्द। देखो अपने शरीर जो है इसके अंदर 3 कैविटीज़ पाई जाती हैं, अर्थात 3 गुहा पाई जाती हैं। पहली है थोरेसिक्स गुहा, जिसको अपन बोल सकते हैं वक्षीय गुहा, ठीक है। दूसरी है एब्डोमिनल कैविटी, जिसको अपन बोल सकते हैं अपने जो ये पेट की उदरीय गुहा, और एक होती है पेल्विक कैविटी। अब ये जो पेल्विक कैविटी होती है ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण विकसित मिलती है किसमें, महिलाओं के अंदर, क्योंकि जो पेल्विक कैविटी होती है इसके अंदर जो है गर्भाशय व जनन अंग जो है इनके स्थित होते हैं,
जिससे कि बच्चा जो होता है वो किस में रहता है, पेल्विक कैविटी में रहता है। और पेल्विक कैविटी का निर्माण जो है कैसे होता है, एक तो हिप बोन से होता है, और जो अपने पिछली वर्टिब्रा जो होती है, इस वर्टिब्रा के लास्ट एंड सैक्रम की कुछ कशेरुकाएं मिलकर जो है पेल्विक कैविटी की छत बनाती है। यहाँ से आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखाऊं तो ये जो है नीचे अपने जो वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी नीचे ख़त्म होती है, वहाँ पर जो है क्या होती है, सैक्रम कशेरुकाएं होती हैं। वो क्या करती है, पेल्विक कैविटी की क्या बनाती हैं, छत बनाती है। ठीक है, और इस पेल्विक कैविटी में जो है भ्रूण का निर्माण होता है। और थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो देखा होगा आपने कि मैं पशुओं के ऊपर ले जाता हूं कि मान लो कोई गाय जो है बच्चे को जन्म दे रही है, परंतु उसका बच्चा जो है बाहर नहीं आ रहा। अब देखो, जो स्त्रियां होती हैं उनमें तो क्या कर देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, बल्कि ऑपरेशन के माध्यम से जो है बच्चे को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन जैसे कि पशुओं के अंदर देखो भाग ये है कि हर कोई ऑपरेशन नहीं करवाता है। हालांकि पशुओं में ऑपरेशन होता है, परंतु सब ये देखते हैं कि यार इतने पैसे कौन लगाएगा, छोड़ो। तो पशुओं में क्या होता है कि ऑपरेशन नहीं करवाते हैं और वो बच्चा बाहर नहीं आता है। तो वहाँ पर उसका मेन रीज़न होता है कि पेल्विक कैविटी जो है वो उसकी शिथिल नहीं हुई है, इस वजह से वो बच्चा बाहर की तरफ नहीं आ रहा है। तो मैंने बताया कि अपने शरीर के अंदर 3 प्रकार की कैविटीज़ पाई जाती हैं। एक हो जाती है थोरेसिक कैविटी, जिसके अंदर अपने लंग्स और हार्ट मौजूद होते हैं। ठीक है, एक हो जाता है एब्डोमिनल कैविटी, जिसके अंदर अपने आंत, आहार नाल वगैरह ये हो जाते हैं, पाचन तंत्र। एक पेल्विक कैविटी जो कि पूर्ण विकसित होती है महिलाओं में, जिसमें गर्भाशय वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये अपना 6 नंबर का जो था, इसमें मैंने उदर पीड़ा के बारे में बताया। इसका मतलब होता है पेट दर्द, उदरीय भाग जो कि पेट का भाग होता है। बिल्ली तथा मनुष्य दोनों में होता है और परपोषित जो है ये होते हैं। अब अपन बात करेंगे जो प्लेटेहेलमिन्थेस है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। हमने देखा प्लेटेहेलमिन्थेस संघ के मेन कैरेक्टर्स, फिर उसके बाद में इसके क्लासिफिकेशन पढ़ने हैं आपको, महत्वपूर्ण इनमें क्लासिफिकेशन ही हैं, परंतु इनके जो है नॉर्मल क्लासिफिकेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। फिर हमने देखा संघ प्लेटेहेलमिन्थेस का आर्थिक महत्व रोग कारक दृष्टि से, कैसे रोग कारक दृष्टि से देखें। ठीक है, तो ये है आपके प्लेटेहेलमिन्थेस के क्या आर्थिक महत्व। अब अपन पढ़ेंगे प्लेटेहेलमिन्थेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद में करवाता हूँ, और इन क्वेश्चनों को जो है आपको क्लियर कर लेना है। ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को जिस भी स्टूडेंट ने याद कर लिया, क्लास ले रहे हैं उसी टाइम पे जो है क्लास लेने के जस्ट बाद में इन क्वेश्चनों को पढ़िए। एग्ज़ाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं भाई, और मैं जो ये क्वेश्चन बता रहा हूँ ये पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं, ध्यान रखना, मन से नहीं बता रहा। और आप खुद दिमाग लगा लो इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, यही क्वेश्चन बनेंगे जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 ऐड कर सकते हो, लिख सकते हो। क्वेश्चनों को तो लिख ही लिया करो, क्योंकि ये नोट्स आपके PDF जो होती है उसमें नहीं देता मैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्लेटेहेलमिन्थेस जो है इनके क्या लिखने हैं आपको, लक्षण। ठीक है, प्लेटेहेलमिन्थेस
का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका हो गया कि प्लेटेहेलमिन्थेज की मुख्य लक्षण लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो गया कि प्लेटेहेलमिन्थेज का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो जाएगा कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है ये कि प्लेटेहेलमिन्थेज का जो वर्गीकरण है किस आधार पर किया गया, विस्तार से वर्गीकरण करते हुए समझाइए। अब ये जो देखो इसमें डिफरेंट आपको मिलेगा इन दोनों क्वेश्चनों में। अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तो ओनली फॉर प्लेटेहेलमिन्थेज का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया ये लिखना है, और अगर इस टाइप से पूछता है तो आपको उसका वर्गीकरण भी लिखना है। ठीक है, तो 1, 2, 3 और चौथा क्वेश्चन आपके ये हो गया कि इनके महत्व लिखने हैं। हानिकारक जो महत्व हैं ये तो मेरे भाई याद ही कर लेना, क्योंकि इनसे तो क्वेश्चन आता ही है हानिकारक महत्व से। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इनको नोट कर लेना, लिख लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, एक नए संग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।